प्यारे दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास महाराष्ट्र के देवगढ़ से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ जो हमारी आमदनी और धन कमाने के तरीकों पे है। कलयुग का प्रभाव जैसे जैसे मनुष्यों के ऊपर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो लोग, मतलब कलयुगी प्राणी, बिना मेहनत किए और जुआ से, सट्टे से, लॉटरी से, इन सभी जगहों से धन कमाना चाहेंगे। शेयर बाजार, सट्टेबाजी, लॉटरी और सूद पे पैसे। तो जहां आप 2 रुपये लगा करके 20 रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं, आप बिना श्रेष्ठ मेहनत किए धर्माचरण करते हुए, उस धन में कलयुग का वास होता है। और शास्त्र में बात आई कि न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन धीमता। न्याय के द्वारा उपार्जित धन का 10वां हिस्सा निश्चित रूप से दान करना चाहिए। यहाँ तो संपूर्ण आमदनी ही अन्यायपूर्वक और अन्याय के द्वारा कमाई जा रही है। कोशिश ये करें कि जहाँ से आपके पूर्वज जो काम करते आए हैं, वर्ण के आधार पर जो हमारे व्यवसाय बनाए गए हैं, जो कर्म निर्धारित किए गए हैं, उसको करें। दूसरा, मेहनत करके, धर्माचरण करके, धर्म के द्वारा, धर्म के पथ पे चलते हुए धन का आगमन हो, ऐसा कोशिश करें। दूसरे नंबर पे, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक अपने YouTube के कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था, रोज़ डालता हूँ, जो मैं खुद से लिखता हूँ कि झूठ की रोटी खाते खाते निकल गया है पेट, है ना। झूठ की रोटी खाते खाते निकल गया है पेट, चौराहे पर पीट ढिंढोरा, क्या कहते हैं, मैं बड़ा धन सेठ, है ना। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। जब मैंने ये लिखा था तो कुछ लोग हंसे भी थे, पर हम जो आजकल की अच्छी बातें वो सिर्फ सुन करके हंस देते हैं या फिर उसको कहते हैं बड़ा बढ़िया लाइन लिखी है, पर उस पर अमल नहीं होता है। तो ये कहने का अर्थ है कि आप ज़रा सोच के देखिए, क्योंकि मैं कुंडलियाँ देखता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि पंडित जी शेयर बाजार में कितना है। और आपको मैं बताऊँ कि एक दिन में अगर मैं 10 कुंडली देखता हूँ, 5 कुंडली देखता हूँ, उसमें से पाँचों के पाँचों ये बात पूछते हुए दिख जाते हैं कि पंडित जी शेयर बाजार का, सट्टेबाजी का, लॉटरी का, अचानक से कोई गड़ा हुआ धन, गुप्त तरीके से धन, इसका योग है कि नहीं है। मतलब हम मेहनत करने से अपने आप को बचा रहे हैं। और दूसरा, दिमाग हमारा कई बार गलत तरीके से धंधे और धन कमाने पे ज़्यादा जा रहा है। इस वजह से इस पर ध्यान रखना चाहिए। ये धन हमारी संतति और हमारे वर्तमान के साथ हमारे भविष्य को भी दूषित करती है। एक बात थी, सोचा आपको बता दूं। आइए फिलहाल आते हैं, आपको आपकी कुंडली पे लेके आता हूं। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इनका जन्म होता है। आषाढ़ माह में जन्म होता है। उत्तरायण नहीं, दक्षिणायन वर्षा ऋतु। विचार बहुत बनेंगे दिमाग में, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। शुक्ल पक्ष में जन्मे हैं, इस वजह से सुंदर होंगे और दाम्पत्य भी बड़ा सुंदर मिलता है। बुधवार को जन्मे हैं और बुध ही आपकी कुंडली के लग्नेश भी हैं, इस वजह से यहाँ पे कुंडली बड़ी अच्छी अद्भुत सज जाएगी। और खास करके लग्नेश का लाभ भाव में, शुभ ग्रह की राशि में, शुभ ग्रह शुक्र के साथ और गुरु से दृष्ट होना, मतलब लग्न और लग्नेश को दयावान, बुद्धिमान, धार्मिक, यशस्वी, गुणी, सुखी और कई जगह से धन कमाने के साथ साथ, यहाँ पे भी कई जगह से धन आ गया। व्यक्ति महत्वाकांक्षी और स्वाभिमानी होता है। इतना ही नहीं, वो व्यक्ति अपने जीवन के समस्त इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला, चाहे वो नौकरी करे चाहे वो व्यवसाय, पर अच्छे खासे धन का मालिक होता है। गुरु नीच के हैं, जिनका नीच भंग परिवर्तन योग के कारण होगा। नवांश कुंडली में ये गुरु शत्रु की राशि में शत्रु के संग बैठे हैं। यहाँ पे व्यक्ति अपने पति और पत्नी का जो प्रेम होता है, वहाँ पे बहुत अच्छा दाम्पत्य देख रहा हूँ। सप्तम भाव पे, मकर राशि पे गुरु की दृष्टि। सप्तमेश जन्म कुंडली में स्वग्रही, ससुराल धनवान और सुखी मिलता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में इनका जन्म होता है। इसके जो देवी मैया जो हैं, इस नक्षत्र की स्वामिनी हैं। ओम भगाय नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को सदैव करना चाहिए, प्रत्येक दिन 1 माला कम से कम। ओम भगाय नमः। इसके साथ साथ दुर्गा सप्तशती में से दुर्गा पूजा में दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने घर में निरंतर करवाना चाहिए। धूप, दीप, अक्षत, बर्फी, पेड़ा आदि से ब्राह्मण की पूजा उनको ये अर्पित करना चाहिए। उनको वस्त्र देना चाहिए, तिलक करना चाहिए, आरती करनी चाहिए, पुष्प की माला ब्राह्मण को अर्पित करनी चाहिए। और इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। ये मैंने इतनी बात बताई। बुधवार आपकी कुंडली का जन्मवार है और बुध ही आपकी कुंडली के लग्नेश हैं। सूर्य दिग्बली, शनि अति विशिष्ट कारक।
तो एकादशवें भाव में, नवम भाव में और दशम भाव में सूर्य बुध बड़े अच्छे और संतुलित परिणाम करते हैं और व्यक्ति को धनवान और सुखी बनाते हैं। यहाँ सूर्य बहुत अच्छे बैठे हैं और इस कुंडली में केंद्र में जो राशियां बनी हैं ये द्विस्वाभाविक राशि बनी है। लग्नेश का कर्क राशि में बैठना मानसिक अशांति देता है और यहाँ बुध और शुक्र का एक साथ बैठ करके पंचम भाव पे और पंचम भाव के अधिपति का सप्तम भाव के अधिपति शनि के साथ और पंचमेश का सप्तमेश के साथ परिवर्तन, प्रेम विवाह के योग और श्रेष्ठ दाम्पत्य का योग लगा रहा है। यहाँ व्यक्ति की आमदनी और व्यक्ति का स्वास्थ्य अनियंत्रित होगा। वो कई बार गलत जगह पे धन खर्च करेगा, मित्रों से नुकसान होता है, मित्रों से कोई फायदा विशेष नहीं होता। माता को सदैव बीमार होते भी देखा जाता है। लग्न में मंगल कन्या लग्न की कुंडली के लिए बड़े कमजोर ग्रह के रूप में परिभाषित करते हैं खुद को। कन्या लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव अष्टम और तृतीय भाव के अधिपति होकर के अगर लग्न में बैठेंगे तो आपको किसी दूसरे के ऊपर आरंभ में आश्रित होने वाला बना देते हैं। वहीं व्यक्ति का दिमाग जहां खर्च होना चाहिए वहां वो खर्च नहीं करता और जहां नहीं करना चाहिए वहां वो खर्च करता है। अगर हो सके तो इस कुंडली में जितना ज़्यादा हो सके दान करने की प्रवृत्ति विकसित करनी होगी, क्योंकि लग्नेश जब लाभ भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को परेशान करते हैं, उसकी महत्वाकांक्षा कभी खत्म नहीं होती और वो लालची बुद्धि का भी हो जाता है। लग्न पे शनि की दृष्टि है, लग्न पे गुरु की दृष्टि है, इस वजह से व्यक्ति न्यायप्रिय है, सुखी है, पर फिर भी उसके ऊपर दूसरों का प्रभाव जल्दी पड़ जाता है और उसकी अपनी कोई कैटेगरी कई बार नहीं परिभाषित कर पाता है, या वो कई बार अपने बारे में समाज में कोई एक विस्तृत जो है वो इमेज नहीं बना पाता है। एक जो इमेज क्रिएट करना होता है समाज में वो नहीं कर पाता है। वो तुरंत ही किसी से प्रभावित हो जाता है, तुरंत ही किसी की बातों में आ जाता है, तुरंत किसी पे विश्वास कर लेता है, बचकानी हरकतें करता है, गलत और गंदे लोगों से मैत्री में जाता है, गलत जगह पे धन भी खर्च कर देता है, उल्टी पुल्टी चीज़ें खरीद करके घर में लाता है और बाद में उस पर पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है। ये सब चीज़ें नहीं हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। ये कुंडली अनुभवी है, इस वजह से अपने अनुभवों का फ़ायदा उठाएं। गुरु ने बुध को और शुक्र को देखा है, ये बहुत श्रेष्ठ बात कही जाएगी। दशम स्थान में 12वें भाव के अधिपति बैठे हैं और 12वें भाव में ग्रहण है, इस वजह से जन्म स्थान से दूर जाने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, पर मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने का योग बहुत अच्छा बैठा हुआ है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो पापग्रह भी बने हुए हैं, इस वजह से भी कई बार व्यक्ति का मन परेशान होता है। इसके अतिरिक्त अगर बात कहें तो नक्षत्र के आधार पे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र तो ये जो स्थिति बना देते हैं ये कई बार ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, मात्सर्य, वर्ण गौर गण के आधार पे कुंठा, जागृति, ये सब भी होता है। और विशेषतया जब चंद्रमा 12 में चले जाते हैं तो व्यक्ति के मन मस्तिष्क को रौंदने का काम करते हैं और व्यक्ति कई बार अपने मन के हिसाब से अपने आप को गुलाम बनाने वाला या मन के हिसाब से काम करने वाला, इंद्रियों के पीछे भागने वाला, इंद्रियों के सुख को भोगने वाला भोक्ता बना देते हैं। अगले 5 मिनट तक एक ऐसा सिद्धांत बताऊंगा जो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और पंचम भाव से संबंध रखेगा। चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली में अगर चतुर्थ भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हों तो ये जातक को धनवान, सुखी, माता का सुख प्राप्त करने वाला और अच्छे नेचर का बनाते हैं। वहीं अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी नवम भाव के स्वामी से दृष्ट हों या चतुर्थ भाव के अधिपति नवम भाव के अधिपति के साथ युति में बैठे हों तो ये जो अवस्था बन जाती है ये उस व्यक्ति के जीवन में माता का सर्वस्व और श्रेष्ठ उपभोग व्यक्ति करता है। उपयोग या उपभोग या माता का सुख सर्वस्व प्राप्त करता है। इसके साथ साथ तीसरा सिद्धांत कहता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली के नवम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं वो व्यक्ति अपने माता और पिता को तीर्थ से भी ज़्यादा पूजित करने वाला मानता है। उनकी पूजा वो सदैव तीर्थ से भी बढ़ करके, बल्कि वो तो यहाँ तक कि वो तीर्थ न जाए, माता और पिता की सेवा करता रहे। श्रवण कुमार की भांति ये सेवादार बना देते हैं। चौथा सिद्धांत कहता है कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली का चतुर्थ भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठा हो या पंचम भाव में बैठा हो तो स्वभावगत ये सभी लोग जानते हैं कि ये बहुत अच्छा योग बन जाता है, राजयोग बन जाता है।
परंतु शास्त्रकार लिखते हैं कि जब जन्म कुंडली के चौथे भाव का स्वामी पंचम भाव में या तो सातवें भाव में बैठ जाता है तो ये इतना ज़्यादा व्यक्ति को धनवान बना देते हैं कि वो अपने धन को चाहे कितना भी हो जाए कभी भी अपना व्यय गलत जगह पे करते हुए नहीं देखा जाता है। ऐसे लोग 36वें वर्ष के बाद आय के एक विस्तृत और अलग साधन इकट्ठा करते हैं और कई जगह से धन कमाने का निष्णात मतलब विद्वान होने के साथ साथ कई जगह से धन कमाने का शीर्ष सोर्स जनरेट करते हैं। अगर चतुर्थ भाव का अधिपति पंचम भाव में या तो सप्तम भाव में बैठा है तो। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी का संबंध अगर चतुर्थ भाव में बैठा हो, अगर सप्तम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठे हों और अगर मान लीजिए चतुर्थ भाव में बैठ करके मंगल सप्तम भाव के अधिपति होकर के सप्तम भाव को देख लेते हैं तो ये व्यक्ति के टूटे हुए विवाह को वापस से जोड़ देने का काम करते हैं और विवाह में इतनी एनर्जी देते हैं कि वो विवाह टूटने से बच जाता है। क्योंकि एक सिद्धांत तो ये हो जाएगा कि जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी मंगल होंगे तो वो मंगल अपने भाव को देखेंगे और जब सप्तम भाव के स्वामी मंगल होंगे तो चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो उच्च के बैठेंगे। इस अवस्था में सप्तमेश के बलि होने के कारण उस व्यक्ति का दाम्पत्य, उस व्यक्ति का परोपकार, उस व्यक्ति का मोक्ष, उस व्यक्ति का धर्म, उस व्यक्ति का हृदय, उस व्यक्ति के साहस और बल पराक्रम और करियर आदि में कोई भी नुकसान और रोड़ा नहीं ला सकता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर शनि, ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के अगर सप्तम भाव में शनि देव मेष राशि में, कन्या राशि में नहीं, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर शनि मेष राशि में, सिंह राशि में और धनु राशि में बैठे हों तो ये व्यक्ति के विवाह को बहुत ही ज़्यादा संतुलित करने वाला बना देते हैं। सप्तम भाव में मेष राशि में या तो सिंह राशि में या तो धनु राशि में। लेकिन अगर वही शनि देव कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में और मिथुन राशि में अगर सप्तम भाव में बैठेंगे तो ये विवाह को तोड़ने का, कमजोर करने का या नुकसान में ले जाने का, कई बार पत्नी भयावह कठोर बोलने वाली, कड़वा और उसका दाम्पत्य परेशान होने के साथ साथ अतिरिक्त कष्ट देने वाला भी हो जाता है। ध्यान से समझने की बात है कि मेष, सिंह और धनु में बैठे तो बहुत अच्छा विवाह हो गया, लेकिन मिथुन, कर्क और वृश्चिक में बैठ गए तो ये विवाह को कमजोर करने का कारण बना देते हैं। अगर सप्तम भाव का संबंध पंचम भाव से परिवर्तन का होता हो, अगर सप्तम भाव का संबंध पंचम भाव से परिवर्तन का होता हो तो ये व्यक्ति के विवाह को प्रेम विवाह में ले जाने के साथ साथ विवाह को श्रेष्ठ सुखों में बदलने का काम कर देते हैं। ये जन्म कुंडली के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो चाहे किसी भी लग्न की कुंडली बनी हो उस पर अक्षरशः लागू हो ही जाते हैं। आइए अब आपको मैं इनकी कुंडली पे आगे लेके आता हूं। यहाँ पे जन्म कुंडली के नवांश में उच्च के सूर्य, दिग्बली दोनों जगह बैठे हैं। इस वजह से पति और पत्नी दोनों ही कारोबारी होते हैं। विवाह के लिए अगर कभी भी जाति का देखी जाए तो कर्क राशि कर्क लग्न, सिंह राशि सिंह लग्न और मीन राशि मीन लग्न और साथ ही साथ अगर बन पड़े तो धनु राशि धनु लग्न की जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। पश्चिम दिशा की तरफ विवाह के योग बहुत अच्छे बनेंगे। विवाह के लिए पश्चिम दिशा और साथ ही साथ धन कमाने के लिए अगर आप चाहें तो पूर्व दिशा की तरफ जा सकते हैं। इस कुंडली में दशम भाव में सूर्य बहुत अच्छे बैठे हैं, लेकिन दशम भाव के जो स्वामी हैं वो लग्नेश होकर के भी जन्म कुंडली में शत्रु की राशि में बैठे हैं। हालांकि शत्रुगत नहीं कहे जाएंगे क्योंकि तात्कालिक मैत्री में मित्रता में जा रहे हैं, पर इस कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु का 12वें भाव में बैठना और जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे मंगल की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, शनि की दृष्टि और चतुर्थेश का इस कुंडली के रोगेश शनि के साथ परिवर्तन चतुर्थ भाव को कमजोर कर रहा है। इसके कारण व्यक्ति का मन एक जगह पे टिकता नहीं है, उसकी निद्रा भंग होती है, माता का स्वास्थ्य पहले ही मैंने बताया परेशान होती है और वो अपने आप से परेशान है। उस परेशानी के कारण ही कई बार उसका मन एक जगह पे काम पे टिकता नहीं है, वो बार बार काम बदलना चाहता है। उसका प्रधान सूत्र 12वें भाव में राहु और चंद्रमा का अकेले बैठने का या एक साथ घर्षण में जाने के कारण भी होता है। वहाँ पे अगर बात करें तो दशमांशा कुंडली में यहाँ शुक्र का नीच का होना, चंद्रमा का धनु राशि में बैठना, सूर्य और केतु का परस्पर 12वें और दूसरे भाव में बैठना, तुला राशि का मंगल और राहु गुरु का बुध के साथ बैठना, मतलब इस कुंडली का जो दशमांशा बना है वो चैप्टर थोड़ा कमज़ोर है। इस वजह से इस कुंडली का जो करियर वाला पोर्शन रहेगा वो थोड़ा अनएस्टेब्लिशमेंट के साथ रहेगा,
थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, भागना पड़े, दूर जाना पड़े, बार बार काम बदलना पड़े, इस वजह से कारोबार में रुकावटें आती हैं, क्योंकि आपकी कुंडली का दशमांशा व्यापार करने को सोच रहा है। उसमें भी शुक्र नीच के होने के कारण कारोबार में मन ठीक से न लगे, बार बार काम बदलना पड़े, नौकरी बदलनी पड़े, व्यवसाय बदलना पड़े। ये एक अच्छे दशमांशा कुंडली का निर्माण जब आपकी कुंडली में नहीं होता है चक्र में, तो वो कारोबार को बदलता है और परेशान करता है कहीं ना कहीं से। इसको ठीक करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके अपने बुद्धि, अपने ज्ञान और अपने आप को समर्पित करके काम करने की आवश्यकता है, लगातार काम करने की आवश्यकता है। और अभी मैं समझता हूं कि 2032 तक, यानी कि अगले 8 वर्ष तक, जब तक ये चंद्रमा की दशा है, तब तक आपका कारोबार लगभग ऐसे ही छूटता पकड़ता सा रहेगा। शिव जी की पूजा करिए, प्रदोष व्रत आरंभ करिए, जितना ज़्यादा हो सके शिव जी के मंदिर का दर्शन करिए। इसके साथ साथ ओम भगाय नमः मैंने जैसे कहा, इसके अतिरिक्त अगर बन पड़े तो ब्राह्मण की पूजा करिए, ब्राह्मण की आराधना सेवा करिए और शिव मंदिर को धोने का काम करिए। ओम आदित्याय नमः का जप करिए। ये दोनों मंत्र आपको प्रत्येक दिन कम से कम एक एक माला जपने चाहिए। सूर्य के दशम भाव में बैठने से कम आपको जो मिला हुआ है वो उसी सूर्य के कारण मिला हुआ है और शुक्र और बुध के कारण मिला हुआ है। जो अनुभव है वो गुरु और बुध के कारण और गुरु और शुक्र के कारण है। जो कृतज्ञता है वो गुरु और बुध ने दिए हैं। चंद्रमा से 12वें भाव में शुक्र और बुध का बैठना आपको निश्चल तो बनाता है, पर कहीं ना कहीं आपको भ्रमित बुद्धि का भी बना देता है। चंद्रमा से दूसरे भाव में मंगल आपको टिक करके काम करने में दिक्कत देते हैं और वाणी का कठोर या कई बार संतुलन नहीं बनाने वाला बना देते हैं। चंद्रमा से 6वें भाव में गुरु और चंद्रमा का 6वें भाव में जाना सकट योग, षडाष्टक योग, ये ठीक नहीं होता है। इस वजह से कई बार व्यक्ति संतुलित नहीं होता, गड़बड़ होता है, परेशान रहता है, चिंतित होता है, व्यथित होता है, भाग्य का सुख कमज़ोर मिलता है या पलट करके घुमा फिरा करके मेहनत करने के बाद चीज़ें प्राप्त होती हैं। दवाइयाँ सेवन करनी पड़ती हैं, पेट कमज़ोर होता है, पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, अंतड़ियों की समस्या होती है, किडनियों की समस्या होती है। इस तरीके की चीज़ें इस कुंडली में देखने को मिल रही हैं। इसके साथ साथ मैंने एक सूत्र बताया था कि जब जन्म कुंडली के केंद्र में ही शनि और मंगल बैठ जाते हैं तो मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाती है और व्यक्ति को मेहनत करना पड़ता है। व्यापार या साइड बिजनेस निश्चित रूप से करिए, जिसमें आप खाने पीने का काम, पेट्रोलियम का काम, कपड़े का काम, बच्चों से संबंधित काम, बच्चों के कपड़े, खिलौने और फर्नीचर, इसमें से कोई भी काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल आप खाने पीने और खेती के साथ पशुपालन का भी काम निश्चित रूप से कर सकते हैं। शनि आपकी कुंडली के लग्न को देख रहे हैं और चतुर्थ भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु सबका प्रभाव आ रहा है। इस वजह से सबसे ज़्यादा आपको प्राणायाम करनी चाहिए, आपको अपनी निद्रा पे काम करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके खुश रहने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा जगह से, जैसे आपने पूछा है कि शेयर बाजार वगैरह, तो उधर से बहुत ज़्यादा धन लगाने और कमाने की आवश्यकता नहीं है। अपने मेहनत पर विश्वास करने की आवश्यकता है। 12वें के चंद्रमा है, धन भाव के अधिपति जन्म कुंडली में कर्क राशि में बैठे हैं, तो ये सुखी तो वैसे भी बना देंगे, पर फिर भी हमें ये संतुलन रखना होगा, अपने जीवन में बनाना होगा कि हम कहाँ से धन कमा रहे हैं और किस तरीके से कमा रहे हैं। जितने भी मैंने क्षेत्र बताए हैं उधर से आप अगर धन कमाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शेयर बाजार, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि पे विश्वास ज़्यादा मत करिए। गुरु नीच के हैं या आपके कृत्य को खराब करेंगे। सत्य और असत्य को पकड़ने में आपको नुकसान होगा, दिक्कत होगा, गलत लोगों से मैत्री में चले जाएंगे, माता पिता से मतभेद और बेमनस्व का भाव आ जाता है। कई बार उनकी संपत्ति का व्यक्ति सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। धन कमाने के लिए बार बार इधर उधर भटकना पड़ता है। ये सब चीज़ें कुंडली की कमजोरी पक्ष से दिखाई दे रही है और ये पक्की बात है, होती होगी, दावे से कह सकता हूँ। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के बाकी के अन्य वर्ग चार्ट पे। तो मैंने दशमांशा कुंडली को थोड़ा कमजोर कहा है। ये व्यापारिक कुंडली दशमांशा कुंडली के आधार पे बात बन रही है। नवमांशा कुंडली में उच्च के सूर्य का होना आपको पत्नी के साथ जोड़ करके पत्नी के साथ व्यापार करना, पति के लिए और पत्नी के लिए, स्पाउस के लिए व्यय होता है, लेकिन उसका प्रेम आपको खूब मिलेगा। विवाह टूटने वगैरह का कोई योग नहीं है। शनि भले बैठे हैं पर फिर भी कम से कम वो पश्चिम दिशा में बलवान होते हैं और इस कुंडली के लिए अष्टमें जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देख रहे हैं, पर परिवर्तन में है। तो विवाह अगर कुंडली मिला करके नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। हालांकि आपकी कुंडली में मंगल दोष होगा, पर केंद्र में शनि के बैठने के कारण वो भंग भी हो जाएगा। आपकी कैपेसिटी बड़ी अच्छी है, आप कला में काम कर सकते हैं, सैनिक सेवा में भी आपकी कुंडली में नौकरी का योग लगा हुआ है, टेक्निकली आपकी कुंडली बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र बहुत अच्छा है, मार्केटिंग बड़ी अच्छी है। इस कुंडली में अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना हो तो इस क्षेत्र में कर सकते हैं। अब इस कुंडली के लिए अंक के आधार पे बात करें तो आपकी कुंडली के लिए अंक रहेगा 7, बहुत अच्छा है। रंग आपके लिए गेरुआ और हरा बहुत अच्छा है। अंक मैंने 7 कहा और रंग मैंने गेरुआ कहा और हरा कहा है। इसके साथ साथ अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अगले जो 5 मिनट तक मैं बता रहा हूँ। कोई भी शुभ कार्य करना हो तो आप कोशिश करें चंद्रमा मंगल की दशा
इस्तेमाल कर सकते हैं चंद्रमा और मंगल की। इसके साथ साथ बुध, सूर्य, राहु और केतु की दशाएं धनदायक होंगी, लेकिन इसके अतिरिक्त जितने ग्रह बचते हैं, मंगल, शुक्र, शनि, गुरु और चंद्रमा, इनकी दशाओं में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और कई बार व्यक्ति को भटकाव भी देखा जाता है, वो एक जगह पे इत्मीनान नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं, वाहन और भूमि का सुख इस कुंडली में बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी है, व्यय इस कुंडली का खराब है, उसको नियंत्रित करिए। प्रेम आपको सदैव मिलता रहेगा, रिकॉग्निशन भी मिलेगी पर घुमा फिरा करके, दौड़ा धूपा करके। अष्टक वर्ग के आधार पे जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। आपका व्यक्तित्व ठीक है, उसको ढूल मूल मत बनाइए, अपनी एक प्रकृति कायम करिए। धन है और धन बचाने में ज़्यादा ध्यान देना है। इसके साथ साथ इस कुंडली में मेहनत बहुत अच्छी है और व्यक्ति मेहनती है और मेहनत का सुख भी प्राप्त करेगा। अपने घर पे रहें, कहीं कोई दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। विदेश यात्रा का योग आपकी कुंडली में कमज़ोर है। इसके साथ साथ एजुकेशन आपकी कुंडली में बाधित हो रही है और वो लालची है। कृतज्ञता कमज़ोर ना हो, विवेकवान बनने की आवश्यकता है। गुरुजनों के प्रति, अपने देश और अपने धार्मिक कृत्यों के प्रति अपने आप को समर्पित रखने की भावना है, उसमें कमज़ोरी है। इसके साथ साथ नौकरी से ज़्यादा इस कुंडली के लिए व्यापार अच्छा रहेगा और रिसर्च और भी ज़्यादा करने की आवश्यकता है। बाजार की आवश्यकता को समझने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आपका धर्म, आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपका अनुभव और आपकी महत्वाकांक्षा, ये सब बिल्कुल ठीक हैं और उसके पूर्ति होने का योग भी लगा है। करियर भी बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति बनी है वो आपको संघर्ष में लेके जा रहे हैं। अब बाकी आगे मैं और भी चीज़ें आपको बता दूं जो अन्य वर्ग चार्ट है, क्योंकि यहाँ पे बना तो सकते नहीं हैं। तो दृश्यकांड कुंडली के आधार पे अगर बात कर दूं तो बुध थोड़े शत्रुगत हो रहे हैं वर्ग के आधार पे, तो हमें उनकी दशा में निर्णय लेने से और अपने स्वास्थ्य में वात, पित्त और कफ और अपने भुजाओं पे जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सुख इस कुंडली का बहुत अच्छा है, एनर्जी बहुत अच्छी है और साथ ही साथ बैलेंस करने में आपको गड़बड़ी हो रही है। आप बैलेंस करिए संबंधों को, इष्ट मित्रों को, माता के स्वास्थ्य को, अपने बुद्धि को। कठोर, जिद्दी, हठी, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति मत पालिए। इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिसमें चल अचल जो है वो स्वभाव में कमज़ोरी हो जाती है। कई बार व्यक्ति लगातार बहुत चंचल हो जाता है, स्वास्थ्य में पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, रक्त संचार प्रभावित होता है। इस तरीके की चीज़ें कुंडली में देखने को मिल रही हैं। भाग्य का बल आपकी कुंडली में ठीक रहेगा। बाकी अध्ययन के आधार पे इस कुंडली में विद्या अध्ययन में थोड़ी बहुत बाधा यहाँ पे बन रही है, पर चतुर्विशांसा कुंडली के आधार पे विद्या अध्ययन ठीक ठाक दिख रहा है। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आपको मैं नक्षत्रों पे लेके आता हूँ। तो सूर्य आपको जिस नक्षत्र में 23 डिग्री के बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली को यशस्वी और स्वाभिमानी बना रहे हैं, साथ ही साथ नैतिकीय तत्वों का पालन करने वाला भी बना रहे हैं। चंद्रमा आपको रोगी बना रहे हैं और कई बार शीत जनित बीमारियां और मन का रोगी बना रहे हैं। बार बार व्यक्ति के दिमाग में असुरक्षा का भाव जागृत होता है। मंगल आपको जिद्दी, हठी, गुस्सैल, क्रोधी और मेहनत करने के साथ साथ असंतोषी प्रवृत्ति का भी बना रहे हैं। बुध जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपको धार्मिक और सहिष्णु बना रहे हैं। गुरु जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपको कन्विंसिंग कैपेसिटी वाला, एक तरीके की संतति प्राप्त करने वाला, या तो खाली लड़का या तो खाली लड़की, और कई बार वो आपको कम्युनिकेटिव बना रहे हैं और साथ ही साथ आपको कन्विंसिंग कैपेसिटी का मालिक बना रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन ठीक है। बड़े छोटे भाई बहनों का सुख इस कुंडली में ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पिता से सबसे ज़्यादा धन प्राप्त हो रहा है, माता से रुग्णता प्राप्त हो रही है। शुक्र आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको चल और अचल संपत्ति को इकट्ठा करने वाला और लालची बना रहे हैं। शनि आपकी जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको तकनीकी समझ दे रहे हैं रेवती नक्षत्र में बैठ करके। राहु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको धन से कमज़ोर, चिंतित और कई बार परेशान बना रहे हैं। केतु आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या और पत्नी को मति भ्रम की स्थिति में ले जाना और उनको थोड़ा बहुत बीमार या रुग्ण बना रहे हैं। जब भी कोई, अब आपको सिर्फ देखना है कि आपको कौन सी दशा चल रही है और वो मैं बता रहा हूं। अब आपको जो कोई भी काम करना हो, तीर्थ यात्रा, नौकरी, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, प्रमोशन, संतान की शादी, खुद के लिए धार्मिक यात्रा करनी हो, तो शुक्र और चंद्रमा का अंतर प्रत्यंतर आपको देखना होगा। इसके साथ साथ अगर संतान, दाम्पत्य, परिवार, प्रेम, समाज में रिकॉग्निशन और आपका स्वास्थ्य और पेट, अगर इन तरीके की कोई परेशानी हो तो आपको शनि को देखना होगा।
उसके अंतर प्रत्यंतर को देखना होगा। इसके साथ साथ इस कुंडली में महत्वाकांक्षा की पूर्ति, धन, वाहन, भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख, तो शुक्र और बुध को देखना होगा। यात्रा, प्रमोशन, ट्रांसफर आदि अगर देखना हो, नौकरी बदलने की देखनी हो, तो केतु, राहु और मंगल को देखना होगा। मानसिक चिंताएं बढ़ी हुई हैं और मन घबरा रहा है, तो निश्चित रूप से मंगल, चंद्रमा और राहु उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। उपाय सबके लिए मैंने 2, शिव जी के मंदिर को धोना, ब्राह्मणों की पूजा, ओम आदित्याय नमः का जप, ओम भगाय नमः का जप, ये करने को कहा है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।